नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति विशेष महत्वपूर्ण। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। भारतीय नौसेना की छठी और कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वाकशीर का समुद्री परीक्षण शुरू। भारत ने कहा, वह आपदाओं से होने वाला नुकसान कम करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में अनेक प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श होगा। विदेश सचिव ने बताया कि हिरोशिमा में हो रहे शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी 3 औपचारिक सत्रों में होगी। 2 सत्र कल होंगे और तीसरा सत्र 21 मई को होगा। एक रिपोर्ट। पहले सत्र में खाद्य, स्वास्थ्य, विकास और स्त्री पुरुष समानता के बारे में चर्चा होगी। दूसरा सत्र जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर होगा। तीसरे सत्र का विषय है शांति, स्थिर और समृद्ध विश्व की ओर। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की मेजबानी करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। तीसरे चरण में श्री मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वो 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वो 23 मई को सिडनी में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और सामूहिक प्रयासों से उनके समाधान पर G7 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित देशों के साथ विचार विमर्श के लिए उत्सुक हैं। शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा रवाना होने से पहले जारी वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष भारत की G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वे हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हिरोशिमा में G7 के नेताओं का स्वागत किया। इन नेताओं ने आज हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पौधे भी लगाए। G7 देशों के नेता हिरोशिमा में आज से 21 मई तक होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। जापान वर्ष 2023 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिटेन ने जापान में G7 सम्मेलन से पहले रूस के खनिज क्षेत्र के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। रूस से हीरो तथा सैन्य उपकरण उद्योग से आयात पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन व्यापारिक प्रतिबंधों के अतिरिक्त ब्रिटेन ने रूस के 86 सैन्य औद्योगिक परिसरों पर भी प्रतिबंध की तैयारी कर ली है, जो ऊर्जा, धातुओं और जहाजरानी जैसे विभिन्न उद्योगों से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने भी रूस की 70 कंपनियों और संगठनों को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने की रूस की क्षमता को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से भेंट कर उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। संसद भवन 1927 में बनाया गया था। वर्तमान आवश्यकताओं के लिए इसमें जगह
की कमी महसूस की जा रही थी, जिससे सुचारू कामकाज पर असर पड़ रहा था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने सरकार से नए भवन के निर्माण का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी और रिकॉर्ड समय में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा किया गया। ये नवनिर्मित संसद भवन सांसदों के बेहतर कामकाज में मदद करेगा। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए भवन में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र केवल लोकसभा चैम्बर में होगा और संयुक्त सत्र में 1280 सांसद यहां बैठ सकेंगे। समाचार कक्ष से मनोज। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का रक्षा उत्पादन हुआ है। वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इन नीतियों के कारण पिछले 7-8 वर्षों में उद्योगों को जारी किए जाने वाले रक्षा लाइसेंस की संख्या में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। इन उपायों से रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना की छठी और कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वाक्षीर का समुद्र परीक्षण शुरू हो चुका है। इन परीक्षणों के बाद 2024 के आरंभ में वाक्षीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंप दी जाएगी। इस पनडुब्बी की सभी प्रणालियों को समुद्र में गहन परीक्षण से गुजरना होगा। इन परीक्षणों में प्रपल्शन प्रणाली, हथियार और सेंसर्स के परीक्षण शामिल हैं। असम में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए आज गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे असम नदी पर्यटन क्षेत्र में एक नए अध्याय का शुभारंभ होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम में कहा कि नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट का विकास असम में पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत की एक्ट ईस्ट नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख विकास परियोजनाओं के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। त्रिपुरा में उत्पादित प्रसिद्ध जैविक क्वीन अनन्नास का उद्घाटन कल दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने जैविक कृषि में बड़ी सफलता हासिल की है। श्री तोमर ने कहा कि सिक्किम पहले ही जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है। त्रिपुरा भी इसी ओर अग्रसर है। नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला में आज सरकारी ई मार्केट प्लेस GeM पोर्टल की जानकारी दी जा रही है। ये पोर्टल सरकारी खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके जरिए अब तक रिकॉर्ड 4,15,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पोर्टल से 61 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश ने सरकारी ई बाजार जैम पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। जैम के माध्यम से उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 7,888 करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया है। इस पोर्टल से अब तक राज्य के करीब 17,000 विक्रेता और 19,000 से अधिक खरीदार जुड़ चुके हैं। इनमें MSME की संख्या करीब 7,000 है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बुढ़ार के व्यवसायी संजय चौधरी जैम पोर्टल के माध्यम से पूर्वोत्तर तक में अपना सामान बेच रहे हैं। मैं संजय चौधरी बुढ़ार जिला शहडोल निवासी हूँ। मैं जैम पोर्टल में काम कर रहा हूँ। जैम पोर्टल के कारण मैं बुढ़ार जैसी छोटी जगह में रह के पूरे भारत देश में काम कर पा रहा हूँ और पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है। जैम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संपर्क रहित, कागज रहित और नकद रहित ऑनलाइन बाजार है। जैम की पारदर्शी प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धी बोली ने सरकारी विभागों और उपक्रमों को करदाताओं के करोड़ों रुपए बचाने में मदद की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि वह प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्र ने कहा कि भारत आपदा जोखिम में कमी लाने के उपायों को अत्यधिक महत्व देता है और उसने इसके लिए निर्धारित राशि में बढ़ोतरी भी की है। श्री मिश्र प्रभावी उपायों के लिए 2015 से 2030 की सेंडाई रूपरेखा की मध्यावधि समीक्षा बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश आपदा जोखिम कम करने पर कार्य समूह गठित करने पर सहमत हो गए हैं। श्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री और श्री SP सिंह बघेल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री बघेल ने ये जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और DK शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कंठीरव स्टेडियम में कल दिन में 12:30 बजे होगा। इस बीच कल बेंगलुरु में श्री सिद्धारमैया को औपचारिक रूप से कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुना गया। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान देश का विकास हरित, स्वच्छ और सतत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश में ये विशेष रूप से रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश करने का सर्वोत्तम समय है। नई दिल्ली में आज एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बेंगलुरु में 24 मई को भारत की G20 अध्यक्षता में व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ करेंगी। G20 के सदस्य देश, आमंत्रित देश, क्षेत्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि 23 से 25 मई तक चलने वाले इस आयोजन में भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सर्वमान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैश्विक शक्तियों को एकजुट करना है। गुजरात सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का 3 दिन का चिंतन शिविर आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर बाद इस 10वें चिंतन शिविर का शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिवों, वरिष्ठ अपर मुख्य सचिवों, जिला कलेक्टर और विभागीय प्रमुखों सहित लगभग 230 लोग इस शिविर में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। शिविर में स्वास्थ्य एवं पोषण, शहरीकरण, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए संरचनात्मक विकास, सरकारी एवं सभी स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और शिक्षा में गुणात्मक सुधार जैसे विभिन्न विषयों पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा नीति निर्माण के लिए उपयोगी विभिन्न विषयों पर चर्चा और प्रस्तुति भी की जाएगी। 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुशासन के हिस्से के रूप में यह पहल शुरू की गई थी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जाने-माने टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। वे जनवरी से ही प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ये पहली बार होगा जब वे टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति विशेष महत्वपूर्ण। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। भारतीय नौसेना की छठी और कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वागशीर का समुद्री परीक्षण शुरू। भारत ने कहा वह आपदाओं से होने वाला नुकसान कम करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार कर रहा है। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।